हेलो फ्रेंड्स एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकास फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं दैट इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम एंड उसमें हम एप्लीकेशन करेंगे जो कि फोर्थ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है और उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। इसमें हम कंप्लीट करेंगे जिसमें हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, हम कंसिडर करेंगे एक थिन मेटालिक स्फेरिकल शेल सिमिलर टू हम फुटबॉल की सिमिलर मान सकते हैं जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। हम मान लेते हैं कि क्यू चार्ज क्या है, यहाँ पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द शेल। और द सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखिए आप लोगों को सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला काफी अच्छे तरीके से पता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय सिग्मा एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू क्यू डिवाइडेड बाय चार्ज पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एरिया देखिए कितना हो जाएगा इस सरफेस का, इस स्फीयर का, स्फेरिकल शेल का कितना हो जाएगा 4πr², दैट विल बी कैपिटल R²। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द चार्ज ऑफ द स्फीयर विल बी सेट अप इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस चार्ज की वजह से वो क्या सेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगी। अब हमें देखिए तीन चीजें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो हमें तीन अलग अलग पोजीशन पर फाइंड करना है। ठीक है, तीन अलग अलग रीजन्स होंगे। तो क्या होंगे वो तीन अलग अलग रीजन्स, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फर्स्टली जो रीजन होगा दैट विल बी, मैं रीजन लिख देती हूँ। तो फर्स्ट जो रीजन होगा दैट विल बी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो फर्स्ट जो रीजन होगा वो होगा आपका आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। हम लोग तीन रीजन लेट करेंगे, एक होगा बाहर, यहाँ पर मुझे फाइंड करना है इस रीजन पर, इस पोजीशन पर मुझे फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, दूसरा आपको जो सरफेस लेट करना है वो होगा आपको इसी सरफेस के अंदर लेट करना है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, और उसमें आपको फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा आप स्फेरिकल शेल के अंदर आप लोग फाइंड करेंगे कि इस रीजन पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीन अलग अलग रीजन पर आप लोगों को अलग अलग चीजें फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पर चलते हैं कि फर्स्ट रीजन में क्या होगा, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है ना। आउटसाइड द स्फेरिकल शेल में क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कंसीडर करते हैं एक पॉइंट, यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया एक पॉइंट। देखिए यहाँ पर मैं पी पॉइंट कंसीडर करती हूँ। फर्स्टली तो आप ये देखेंगे जो शेल है ये, इसका पॉइंट सेंटर कितना है, ओ सेंटर है, और यहाँ पर से जो रेडियस है वो कितनी है, आर, कैपिटल आर रेडियस से बना हुआ है ये। यहाँ पर अगर हम पॉइंट कंसीडर करेंगे बाहर की तरफ है ना, क्योंकि फर्स्टली हमें कौन सा रीजन लेना है, आउटसाइड द रीजन लेना है स्फेरिकल शेल के। तो हम कंसीडर करेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। कंसीडर करने के बाद ये जो है इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, मैं लेट कर लेती हूँ कि जिसका डिस्टेंस है वो कितना है, आर डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है ये सेंटर से। तो देखिए आर डिस्टेंस की जो दूरी है वो आप लोग लेंगे स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया है ये स्मॉल आर, देखिए ये रखा हुआ है स्मॉल आर की दूरी पे। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करना है आप लोगों को, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, आर दूरी है। हो गया आपका ये चीज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस पॉइंट पर अगर फाइंड करना है तो क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए इनक्लोज विद इन द सरफेस। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा, जिस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होगा, चार्ज इनक्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे इसी पॉइंट से लेकर क्या, एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये बन गया हमारा गॉसियन सरफेस। ऑलराइट, बना दिया हम लोगों ने गॉसियन सरफेस। और यहाँ पर ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज टू बी फाइंड आउट। ठीक है, अब देखिए हम दो चीजें देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम इस P पॉइंट पर एक एलिमेंट बना देते हैं, एरिया एलिमेंट बना देते हैं, और उस एरिया एलिमेंट पर हम फाइंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें दो चीजें फाइंड करनी होगी। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। यहाँ पर हम देखेंगे तो ES, यहाँ पर DS जो है सरफेस एलिमेंट हो जाएगा, और इस सरफेस एलिमेंट का जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा N यूनिट वेक्टर, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरी चीज हम क्या देखेंगे,
एक तो हो गया एरिया वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या हो गई, बाहर की तरफ हो गई, और दूसरी हो गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो किस प्रकार निकलती है, रेडियली आउटवर्ड निकलती है, मतलब बाहर की डायरेक्शन पर निकलती है। तो किसी भी पोजिशन पर अगर मैं इस पोजिशन पर फाइंड करती हूँ तो इस पोजिशन पर भी कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड निकलेगी। यहाँ इस पोजिशन पर भी अगर मैं फाइंड करती हूँ तो रेडियली आउटवर्ड निकलेगी। किसकी डायरेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, हर पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड निकलती है किसकी डायरेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी जो डायरेक्शन होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, और फ्लक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसमें अगर मैं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट लिखती हूँ, ये फॉर्मूला लगाती हूँ, तो क्या हो जाएगा, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के अकॉर्डिंग ये टोटल फ्लक्स जो निकलता है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होता है, सरफेस चार्ज इंटीग्रल ऑफ ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थ्रू द क्लोज सरफेस के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो डॉट प्रोडक्ट लगाना है हमें किस किस के साथ में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ डीएस वेक्टर। ठीक है, डीएक्स वेक्टर क्या है, ये एरिया एलिमेंट है। अब आगे हम देखेंगे कि हम अगर डॉट को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम कॉस थीटा लगा देंगे, लिखेंगे हम लोग सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस एंड कॉस ऑफ थीटा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा इज द एंगल बिटवीन, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एंगल निकालना है, क्या किस किस के बीच का एंगल निकालना है, तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल। ठीक है, यहाँ पर अगर इस डायग्राम की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर ई जो है वो ds वेक्टर के साथ, ये जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो उसके पैरेलल है, ds के पैरेलल है। देखिए दोनों चीजें पैरेलल है, और दोनों के बीच का जो एंगल है हम लोग निकालेंगे कि e और ds के बीच का जो एंगल है यहाँ पर हम लिखेंगे कि cos ऑफ 0। देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो cos ऑफ 0 हो जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, e ds के इक्विवेलेंट हो जाएगी, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम cos ऑफ थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, cos ऑफ 0। अगेन मैं यहाँ पर cos ऑफ 0 लिख दूंगी तो हो जाएगा cos ऑफ 0 इज 1 एंड 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी ई डी एस में, ई को बाहर निकाल दूंगी, अंदर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। ठीक है, अब हमें पता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ सेंस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds क्या होता है, इसको मान सकती हूँ मैं एज दैट इज इक्विवेलेंट टू टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, किसका हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस था काफी अच्छे तरीके से ध्यान देंगे कि गॉसियन सरफेस जो था उसका टोटल सरफेस एरिया कितना था, तो उसका टोटल सरफेस एरिया 4πr²। काफी अच्छे तरीके से ध्यान देंगे कि यहाँ पे स्मॉल r आ रहा है, यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस है इसका सरफेस टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा हुआ है 4πr²। ठीक है, इसको खोलते हैं हम लोग तो लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई एज इट इज लिखेंगे आप लोग, एंड इस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds की जगह पर आप लोग लिख देंगे 4πr², तो योर इक्वेशन विल बी 4πr²। ऑलराइट, अब देखिए टोटल चार्ज जो होता है कि टोटल चार्ज इंक्लोज विद इन दिस गॉसियन सरफेस है ना, अगर हम देखेंगे कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना इंक्लोज्ड है, तो कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, तो यहाँ पर Q चार्ज मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि Q चार्ज जो है वो क्या किया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है विद इन दिस स्फेरिकल शेल। तो हम मान लेते हैं कि टोटल चार्ज जो है यहाँ पर इंक्लोज्ड है, वो कितना है इंक्लोज्ड, तो वो है इंक्लोज्ड Q। ठीक है, अब Q चार्ज इंक्लोज किया गया है तो बाय द यूज ऑफ गॉस थ्योरम, इसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि बाय द यूज ऑफ गॉस थ्योरम के यूज के अकॉर्डिंग, बाय गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लोग क्या लिख सकते हैं, बाय गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय एन इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन इज सेड टू बी, टोटल फ्लक्स किसके इक्विवेलेंट होता है, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस के इक्विवेलेंट होता है। ये बाय डेफिनेशन गॉस थ्योरम की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसे नेम कर देते हैं, इस इक्वेशन को नाम दे देती हूँ मैं 2 और इसे इक्वेशन को नाम दे देती हूँ मैं 1, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ 1 बाय
फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि किस किस के टर्म्स में है, दोनों किसके टर्म्स में है, तो दोनों फ्लक्स की टर्म्स में है, टोटल फ्लक्स के टर्म्स में है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म्स में जो इक्वेशन होगी थ्रू दैट गॉसियन सरफेस को इक्वेट कर देंगे, एक दूसरे के सामने सामने लेके आ जाएंगे। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एज इट इज ये इक्वेशन लिखूंगी मैं, ई 4πr² और इट एन इक्विवेलेंट टू क्या लिखोगे आप, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके, E को यहीं पे रहने दूंगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी इक्वेशन। देखिए 4πr² को नीचे लेके जा सकती हो तो हो जाएगी इक्वेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड Q डिवाइडेड बाय r², ठीक है। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है दैट कम्स टू बी इक्वल टू न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, दिस इज द सेम प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर O। यहाँ पर देखिए दोनों जो डेरिवेशन की जो इक्वेशन है मुझे सेम मिल रही है। तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे आप लोग कि जो R था वो क्या था, छोटा था, किससे, यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग कि R सॉरी छोटा नहीं था, R क्या था, बड़ा था, किससे, इस कैपिटल R से। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखेंगे आप लोग, व्हेन R इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो ये हो जाएगा हमारा रीजन 1 एंड दिस इज आवर रीजन 1। आउटसाइड दिस गॉसियन सरफेस दिस यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल में अगर मैं गॉसियन सरफेस को लेट करती हूँ तो यहाँ पर इस रीजन पर क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कम्स टू बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q/r², न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम। तो ये तो हो जाता है हमारा फर्स्ट रीजन। अब चलते हैं हमारे सेकेंड रीजन पे। तो रीजन नंबर सेकेंड इज, सेकेंड रीजन है ना, रीजन सेकेंड, इसे मैं रीजन सेकेंड नाम दूंगी, इसे मैं रीजन फर्स्ट नाम दूंगी। तो रीजन फर्स्ट वाज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल एंड रीजन सेकेंड इज व्हेन P पॉइंट लाइज, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल, है ना। तो यहाँ पर हम लोग स्फेरिकल शेल देखते हैं और स्फेरिकल शेल में अगर ये जो P पॉइंट है ये स्फेरिकल शेल में ही लाई करता है, तो यहाँ पर ये जो P पॉइंट है ये यहीं पर है, इसी स्फेरिकल शेल में है, जिस स्फेरिकल शेल में क्या है, चार्जेस इनक्लोज्ड है, ठीक है, ये रहे चार्जेस इनक्लोज्ड। तब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो यहाँ पर हमें पता है कि द गॉसियन सरफेस जस्ट इनक्लोजेस द चार्ज स्फेरिकल शेल। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगेन गॉस थ्योरम को लिखूंगी मैं, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग total flux through this closed surface will be equivalent to surface integral of E ds and that is equivalent to Q divided by epsilon naught times, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने वापस लिखा हुआ है ना, दोनों इक्वेशन को मैंने वापस लिख दिया है। तो यहाँ पर आप लोग को पता है कि अगेन E और ds के बीच का जो एंगल है कितना हो जाएगा, तो वो cos ऑफ 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो बाहर की तरफ हो जाएगी। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो cos ऑफ थीटा दैट इज cos ऑफ 0 विल बी इक्विवेलेंट टू 1। तो मैं इक्वेशन लिखूंगी यहाँ पर, सरफेस इंटीग्रल E ds डॉट हटाऊंगी, cos 0 लगाऊंगी इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लिखेंगे आप लोग E सरफेस इंटीग्रल ds इज इक्वल्स टू cos ऑफ 0 कितना होता है, सॉरी cos ऑफ 0 लिखना है इसे आपको, cos ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखना है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds लगाना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds लगाया था, ध्यान से देखेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds दैट वाज इक्वल्स टू s इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर गॉसियन सरफेस क्या था, बड़ा वाला जो छोटा वाला जो r है, ठीक है, उसमें जो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया मिल रहा है हमें, इस गॉसियन सरफेस का जो टोटल सरफेस एरिया मिल रहा है वो क्या था, 4πr² था। यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो ये जो r है ये यहाँ पर सेंटर से जो r की वैल्यू, वो r कितना था, कैपिटल R था, ठीक है। यहाँ पर ये जो रेडियस थी ये कितनी थी, कैपिटल R थी, देखिएगा यहाँ पे कैपिटल R थी और यहाँ यहीं पे पॉइंट कंसिडर करेंगे तो इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 4π कैपिटल R², ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जैसे इस इक्वेशन में लिख दिया था E 4πr², तो यहाँ पर भी वही लिख देंगे हम लोग E 4π कैपिटल R², ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी कैपिटल R² एंड इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन मैंने क्या किया था, इसे अरेंज किया था, तो कैसे इसे अरेंज कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार इसको अरेंज किया था ना वैसे अरेंज करेंगे, तो E यहीं पर रह जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय, इसे नीचे लेके जाऊंगी तो हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर सबसे फर्स्टली हमने निकाला था ना, क्या निकाला था कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया के इक्विवेलेंट होती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन मिल रही है हमें, ये किसके इक्विवेलेंट है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर देखिए चार्ज ये रहा, ठीक है, ये रहा एरिया, क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, तो हम लोग लिख देंगे E इक्विवेलेंट टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इन रीजन सेकंड। ये रहा रीजन सेकंड, और रीजन सेकंड में हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, एप्सिलॉन सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फर्स्ट में तो हमने देख ही ली कितनी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं रीजन थर्ड, दैट इज रीजन थर्ड। रीजन थर्ड पर हम आते हैं, तो रीजन थर्ड पॉइंट हम कंसिडर करेंगे और ये पॉइंट हम लेंगे इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो हमें मान लेते हैं कि जो पॉइंट है, देखिए इसे डायग्रामेटिकली हम लोग अच्छे से देखते हैं कि जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये जो जिस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे हमें कंसिडर करना है, तो ये तो हो गया फर्स्ट स्फेरिकल शेल, ये रहा फर्स्ट स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब जो मुझे पॉइंट कंसिडर करना है, फर्स्ट स्फेरिकल शेल का जो रेडियस था वो कितना था, R था, कैपिटल R बना दूंगी मैं इसे। ठीक है, अब मुझे जो पॉइंट कंसिडर करना है, सपोज आई एम गेटिंग अगेन गॉसियन सरफेस लेट करूंगी मैं, ये छोटा सा गॉसियन सरफेस लेट कर लिया, और इस छोटे से गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल r है। ठीक है, और अगेन चार्ज इनक्लोज कहाँ पर है, बाहर की तरफ इनक्लोज्ड है, ये रहा बाहर की तरफ इनक्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चार्ज इनक्लोज कर दूंगी, कहाँ पर, बाहर, क्योंकि चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसमें, इस स्फेरिकल शेल में। पता है, पहले से ही देखते आ रहे हैं हम लोग कि स्फेरिकल शेल में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रीजन थर्ड की अगर मैं बात करूंगी तो हम गॉसियन सरफेस को लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे यहाँ पर स्फेरिकल में, तो कंसिडर करेंगे पॉइंट P, यहाँ पर हम P पॉइंट कंसिडर कर देती हूँ। ये P पॉइंट कहाँ पर है, अंदर है, किसके अंदर है, इस स्फीयर के अंदर है, स्फेरिकल शेल के अंदर है, और उस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है गॉसियन, उस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज ध्यान देंगे कि जो R की वैल्यू है, ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू है, वो किसकी इक्विवेलेंट थी, वो लेस देन आ रही है, तो वो किसके लेस देन आ रही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इट कम्स टू बी लेस देन R। ठीक है, वहां पर क्या थी, ग्रेटर थी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रही थी, इक्विवेलेंट आ रही थी, रीजन नंबर सेकंड में इक्विवेलेंट आ रही थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा, देखिए टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल कम्स टू बी इक्विवेलेंट, तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू लिखूंगी मैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDS के इक्वल आ जाएगा। अगेन डॉट हटाऊंगी और क्या लगाऊंगी, कॉस ऑफ थीटा लगाऊंगी, तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल EDS कॉस ऑफ थीटा। ऑलराइट, अगेन ds इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 0 आने के कारण यहाँ पर मैं जो वैल्यू है क्या लिखूंगी, कॉस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड EDS ही बचेगा बस। ठीक है, EDS की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर अगेन वैल्यू हो जाएगी E, सरफेस इंटीग्रल लूंगी मैं और लिख दूंगी DS। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगेन DS की बात हो रही है, सरफेस इंटीग्रल DS की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप लोग क्या ले लेंगे, अगेन 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस में 4 पाई R स्क्वायर लिख देंगे, तो हो जाएगी वैल्यू E 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू आप लोग सिमिलर लिख देंगे। अब हमें पता है कि द चार्ज गिवन टू द स्फेरिकल शेल, charge given to the spherical shell will spread evenly on the surface। हमें पता है कि यहाँ पर जो हम चार्ज दे रहे हैं किसमें, स्फेरिकल शेल में, तो इसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर कोई भी चार्ज अंदर होगा क्या, शेल के स्फीयर के अंदर होगा कि नहीं, कोई भी चार्ज अंदर नहीं होगा। इस वजह से चार्ज जो इंक्लोज्ड होगा गॉसियन सरफेस में वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज कहाँ पर है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाहर है। तो गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने निकालते हैं, क्या निकालते हैं कि टोटल फ्लक्स किसके इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिखते हैं, टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, देखिए टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू होती है दैट कम्स टू बी इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, 1/ε0 टाइम्स
टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सर्फेस इसकी इक्विवेलेंट होती है। यही फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, है ना। कहाँ पे लिखा था ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखा था हम लोगों ने फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सर्फेस, तो टोटल चार्ज, यहाँ पर तो चार्ज हो ही नहीं रहा है ना, यहाँ पर तो चार्ज है ही नहीं ना इसके अंदर, यहाँ पर तो चार्ज है ही नहीं, सारे चार्ज कहाँ पर है, बाहर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे हम, 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड दैट कम्स टू बी इक्वल इनटू 0। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। अब क्या करते थे हम लोग, इन दोनों को क्या करते थे, इक्वेट करते थे। जब भी हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ पर E मल्टीप्लाई बाई 4πr² इक्विवेलेंट टू किसके आ जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, देखिए। और यहाँ पर ये जो पूरी टर्म हो जाएगी ई के टर्म से, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, इसको देख के 0 की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रीजन थर्ड में, समझिएगा, रीजन थर्ड में, दैट इज द रीजन व्हेन द पॉइंट लाई इनसाइड द स्फेरिकल शेल। पॉइंट किसके अंदर लाई कर रहा है, स्फेरिकल शेल के अंदर लाई कर रहा है। तो सारे तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, स्फेरिकल शेल में। और अगर हम गॉसियन सरफेस को ही अंदर लेट करते हैं तो कोई भी चार्ज अंदर नहीं रह जाते हैं। तो चार्ज ही नहीं है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम्स टू बी इक्वल इनटू 0। और इसी का ही अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो देखिए काफी अच्छा इसका ग्राफ प्लॉट होता है। Intensity of electric field on this y-axis sorry, and radius on this x-axis, ठीक है। ये लेट करेंगे हम, ये रहा 0 पॉइंट। हम इसे ड्रॉ करते हैं तो सीखते से ड्रॉ करना। तो यहाँ पर देखिए रीजन जो सेकंड था उसमें आर की जो स्मॉल आर की जो वैल्यू थी वो इक्वलेंट टू थी कैपिटल आर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी, जहाँ पर ये जो रीजन है, जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, बाहर वाला पॉइंट है, रीजन बाहर की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/r² के। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² की इक्वलेंट आ रही है। तो ठीक है, तो जैसे आर की, यहाँ पर मैं सेंटर पे आर बना देती हूँ, कैपिटल आर बना देती हूँ और लिख देती हूँ आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। जैसे जैसे वैल्यू आर की बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बढ़ रही है, यहाँ पर आर की वैल्यू बढ़ रही है। तो आर की वैल्यू बढ़ने पर क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर ये ग्राफ कुछ इस प्रकार स्लोप बनेगा, ठीक है। ये हो गया कौन सा रीजन, फर्स्ट वाला रीजन की बात कर रही हूँ मैं। सेकेंडली रीजन की बात करते हैं हम लोग। तो सेकेंडली जो रीजन था उसमें मुझे मिल रहा था कि जहां पर आर की जो वैल्यू, स्मॉल आर की जो वैल्यू वो किसकी इक्विवेलेंट है, आर की इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन ई की जो वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट आ रही है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, कुछ इस प्रकार ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगेन थर्ड इक्वेशन में हमें रीजन थर्ड की बात कर रहे थे। रीजन थर्ड कहाँ पर है, स्फीयर के अंदर क्या रीजन है, और उस स्फीयर के अंदर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है, तो हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रही है। तो स्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब रेडियस जो है वो काफी कम है। यहाँ पर ये जो रेडियस है वो काफी कम है, तो रेडियस अंदर की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा ग्राफ दैट इज प्लॉटेड बिटवीन आर एंड ई फॉर द चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने सारे एप्लीकेशन कंप्लीट कर दिए हैं किसके, गॉस थ्योरम के। दिस वाज द लास्ट एप्लीकेशन एंड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।